हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंपलीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है वेंसडे 9 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारे नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, और फिर नेक्स्ट 2 स्टोरीज में हम डिस्कस करेंगे 2 इंटरेस्टिंग सेक्टर्स, फर्स्ट वन बीइंग डायमंड एंड सेकंड बीइंग गोल्ड। और एज यूजुअल आखिरी में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स के बारे में। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। इंडिया ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 70,000 करोड़ डॉलर्स क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया इस लेवल तक पहुंचने वाले वर्ल्ड के पहले 4 देशों में से एक है। 1990s में ये रिजर्व्स सिर्फ 4.8 वीक्स के इंपोर्ट्स को कवर कर सकते थे। आज हम अपने इंपोर्ट बिल्स को लगातार 9 मंथ्स तक फाइनेंस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये सारा फॉरेक्स कहाँ से आ रहा है और हम इतना ज्यादा फॉरेक्स क्यों रिजर्व में रख रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं बेसिक से और जानते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स होते क्या हैं। फॉरेन रिजर्व्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक देश का सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसीज में होल्ड करता है। इंडिया के केस में इट वुड बी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जैसी फॉरेन करेंसीज में एसेट्स होल्ड करता है। 27 सितंबर 2024 तक हमारे रिजर्व्स का 87% बॉन्ड्स जैसे फॉरेन करेंसी एसेट्स में है, 9% गोल्ड में और बाकी एसडीआरस और आईएमएफ पोजीशंस में। पर ये सारे रिजर्व्स क्यों बढ़ते या कम होते हैं? ये डिपेंड करता है फॉरेन करेंसी के कंट्री में इनफ्लो या आउटफ्लो पर। अगर फॉरेन करेंसी ज्यादा रिसीव होती है और कम स्पेंड होती है तो रिजर्व्स बढ़ते हैं। अगर उल्टा होता है तो ये रिजर्व्स घटते हैं। इनफ्लो या आउटफ्लो होते कैसे हैं? सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रेड। एक्सपोर्ट रिजर्व्स को बढ़ाते हैं जबकि इंपोर्ट्स उन्हें कम करते हैं। हम बाहर से डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और एनआरआई रेमिटेंसेस जैसे इनकम भी कमाते हैं। लेकिन इंडिया का हमेशा से एक नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस रहा है, क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट। तो सिर्फ ट्रेड से हमारे ग्रोइंग रिजर्व्स का जवाब नहीं मिलता। असली ड्राइवर है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, मेनली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआईज और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब एफपीआईज। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल 24 में इंडिया का कैपिटल अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव था 1.5 थाउजेंड करोड़ डॉलर्स के साथ, जबकि करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव 980 करोड़ डॉलर्स था। एक और चीज होती है वैल्यूएशन चेंज, जो रिजर्व्स की वैल्यू को बढ़ाता या घटाता है बिना एक्चुअल करेंसी मूवमेंट के। ये एक्सचेंज रेट्स या एसेट प्राइसेस के चेंज होने की वजह से होता है। जैसे कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो हमारे डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि इतना फॉरेक्स रखना जरूरी क्यों है? फॉरेक्स रिजर्व्स एक फाइनेंशियल बफर की तरह काम करते हैं। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त इकोनॉमी को स्टेबल रखने में मदद करते हैं, सडन कैपिटल आउटफ्लोज को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को मैनेज करते हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करते हैं तो रुपी शार्पली डेप्रिशिएट कर सकता है, जिससे इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। लार्ज रिजर्व्स होने से आरबीआई इंटरवीन करके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इंडिया को 2.44 थाउजेंड करोड़ डॉलर्स का फॉरेन आउटफ्लो फेस करना पड़ा, जो रुपी को क्रैश करवा सकता था। लेकिन 31.2 थाउजेंड करोड़ डॉलर्स के रिजर्व्स के साथ आरबीआई ने इंटरवीन करके बड़ी इकोनॉमिक डाउनटर्न से हमें बचाया। इन शॉर्ट, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक सेफ्टी नेट है। ये हमें टफ टाइम्स में प्रोटेक्ट करते हैं और जब ग्लोबल मार्केट शेकी होती हैं तब चीजें स्टेबल रखते हैं। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। अब चलिए चलते हैं दूसरी स्टोरी पे। ट्रेंड, जो टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है और वेस्ट साइड और जूडियो जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के लिए जानी जाती है, अब ज्वेलरी में अपने नए ब्रांड पोम के साथ मार्केट एंटर कर चुकी है। ये नया वेंचर लैब ग्रोन डायमंड्स विच इज एलजीडी पर फोकस कर रहा है और अभी कुछ सिलेक्टेड वेस्ट साइड स्टोर्स में ही अवेलेबल है। पोम लैब ग्रोन डायमंड से बने हुए इयररिंग्स, रिंग्स, नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स ऑफर करता है और इस मूव के साथ ट्रेंड रिटेल सेक्टर में फिर से एक नई वेव ला रहा है, और इस बार अफोर्डेबल और सस्टेनेबल लग्जरी के डिमांड को टारगेट करके। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड की ग्रोथ काफी ही इंप्रेसिव रही है।
कंपनी ने ज़ूडियो के थ्रू एग्रेसिव एक्सपेंशन की है और काफी ही सक्सेस देखी है। अब बात करते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स की। ये जेम्स रिसेंटली काफी पॉपुलर हो रहे हैं, मेनली क्योंकि ये अफोर्डेबल हैं और इनको एक सस्टेनेबल ऑप्शन के जैसे देखा जाता है। लैब ग्रोन डायमंड्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में बनाया जाता है, जो नेचुरल डायमंड्स की फॉर्मेशन प्रोसेस को रेप्लिकेट करते हैं, बट काफी ही कम कॉस्ट में। फॉर एग्जाम्पल 1 कैरेट लैब ग्रोन डायमंड 24,000 रुपीज से 29,000 तक का हो सकता है। वहीं अगर आप एक सिमिलर नेचुरल डायमंड खरीदते हैं तो वो आसानी से 2.5 लाख रुपीस से 3 लाख रुपीस तक हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैब ग्रोन डायमंड्स देखने में और केमिकली नेचुरल डायमंड्स जैसे ही होते हैं। इसी वजह से एनवायरमेंटली कॉन्शियस और बजट फ्रेंडली मिलेनियल्स में इनका क्रेज बढ़ रहा है। ग्लोबली भी लैब ग्रोन डायमंड्स का ट्रेंड ग्रो कर रहा है। ट्रेंड का लैब ग्रोन डायमंड स्पेस में आना एक बड़ी स्ट्रैटेजी का पार्ट लगता है, ताकि इमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ आगे रह सके। इंडस्ट्री एनालिस्ट का मानना है कि पॉम ज्वेलरी मार्केट में वैसे ही वेव्स क्रिएट कर सकती है जैसे ज़ूडियो ने फैशन में किया। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब तनिष्क को कैसे अफेक्ट करेगा, जो एक और टाटा ग्रुप कंपनी है और इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड भी। तनिष्क काफी ही कॉशियस अप्रोच ले रहा है। उसके सीईओ अजय चावला ने कहा कि कस्टमर्स लैब ग्रोन डायमंड्स को लेकर क्यूरियस तो हैं, पर अब तक उनके स्टोर्स में ज्यादा डिमांड नहीं है। फिलहाल तनिष्क नेचुरल डायमंड्स पर ही फोकस कर रहा है और उनका मानना है कि लैब ग्रोन डायमंड्स उनके लिए इतना बड़ा फोकस एरिया नहीं है। ट्रेंट और तनिष्क की स्ट्रैटेजीज में ये डिफरेंस ज्वेलरी मार्केट में एक शिफ्ट ला सकता है। तनिष्क ज्यादा ट्रेडिशनल ऑडियंस को टारगेट करता है, मतलब वो लोग जो नेचुरल डायमंड्स को एक इमोशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के जैसे देखते हैं। बट वहीं ट्रेंट का पोम ब्रांड अलग टाइप के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, जो तनिष्क का मार्केट शेयर भी ले सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़े ज्वेलरी चेन्स जैसे तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स और मालाबार गोल्ड ने लैब ग्रोन डायमंड्स को अब तक एम्ब्रेस नहीं किया है। उनका कहना है कि इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं और कस्टमर डिमांड उतनी नहीं है। लेकिन कुछ प्लेयर्स जैसे सेनको अब लैब ग्रोन डायमंड्स के साथ पायलट प्रोग्राम्स चला रहा है। उनका मानना है कि फ्यूचर में ये सेगमेंट उनके ओवरऑल बिजनेस में एक छोटा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन ट्रेंड रुकने वालों में से नहीं। पोम फुल फोर्स के साथ मार्केट में एंटर कर रहा है अपने लैब ग्रोन डायमंड्स की ऑफरिंग्स के साथ, जो नेचुरल डायमंड्स के कंपैरिजन में 70 to 85% सस्ते हैं। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, सबकी नजरें टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज पर भी होंगी, खासकर तनिष्क पर। फिलहाल ट्रेंड लीड कर रहा है, वैसे ही जैसे ज़ूडियो ने फास्ट फैशन में किया था और अब लैब ग्रोन डायमंड्स को इंडियन ज्वेलरी मार्केट में एक्सेसिबल बना रहा है। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। अब चलिए डायमंड से हटकर बात करते हैं गोल्ड के बारे में, जो इस साल के हॉटेस्ट एसेट्स में से एक बन गया है। गोल्ड प्राइसेस 18% बढ़े हैं और निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो 15% बढ़ा है। बस कल ही गोल्ड प्राइसेस इंडिया में अराउंड 7,800 रुपीज पर ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। तो आखिर गोल्ड के प्राइसेस इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यूएस के इंटरेस्ट रेट्स का एक बड़ा रोल है। फेडरल रिजर्व ने सितंबर में रेट्स 50 बेसिस पॉइंट से कट किए थे और अब और रेट कट्स के हिंट्स दे रहा है। बट इससे गोल्ड पर क्या असर पड़ता है? विल बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट्स की तरह गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो गोल्ड होल्ड करना अट्रैक्टिव नहीं लगता, क्योंकि कंपैरेटिवली गोल्ड के रिटर्न्स कम हो जाते हैं। पर जब रेट्स गिरते हैं तो गोल्ड एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बॉन्ड यील्ड्स 5% से 2% पर आ जाएं तो गोल्ड सडनली ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि आपको बॉन्ड्स के यील्ड्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। और करंटली भी यही हो रहा है। लो इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड को इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स ही गोल्ड के राइज का एक रीजन नहीं है। सेंट्रल बैंक्स भी आजकल काफी गोल्ड खरीद रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की। सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड की डिमांड अब ग्लोबल डिमांड का 25% है, जिसमें चाइना और इंडिया लीड कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की स्टेडी डिमांड से गोल्ड के प्राइसेस हाई हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बना हुआ है। इसके बाद कंज्यूमर डिमांड भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। इंडिया और चाइना, जो गोल्ड के दो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, वहां बाइंग काफी ही बढ़ गई है। इंडिया में गवर्नमेंट ने अभी गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम की हैं, जिसकी वजह से डिमांड स्पेशली ज्वेलरी मार्केट में और बढ़ गई है। चाइना में भी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स ईटीएफ्स के थ्रू या डायरेक्ट परचेजेस से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
दोनों देशों में गोल्ड को वेल स्टोर करने का एक सेफ तरीका माना जाता है, तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है लोग अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं। एक और वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट और ओवरऑल ग्लोबल अनस्टेबिलिटी ने वर्ल्ड वाइड अनस्टेबिलिटी बढ़ा दी है। जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं लोगों को गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, स्पेशली एज अ सेफ हेवन एसेट। इसलिए जब दूसरे इन्वेस्टमेंट्स रिस्की लगते हैं इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड में लगाना पसंद करते हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ्स में पिछले 4 महीने से कांस्टेंट इनफ्लोज आ रहे हैं, जबकि इस साल के स्टार्टिंग में आउटफ्लोज हो रहे थे। जैसे जैसे इकोनॉमिक आउटलुक अनसर्टेन होता जा रहा है इन्वेस्टर्स खासकर वेस्ट में गोल्ड को वापस अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर रहे हैं। रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस के कारण गोल्ड फिर से एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन रहा है। तो आगे गोल्ड का क्या होगा? अभी गोल्ड लगभग $2600 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन है कि ये अगले साल के स्टार्टिंग तक $2700 तक पहुंच सकता है अगर फेड रेट कट्स करता रहा और जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम नहीं होती। यूपीएस का भी सिमिलर आउटलुक है जो मिड 2025 तक $2700 प्रिडिक्ट कर रहा है, स्पेशली अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं और फेड रेट्स कट करता रहा। लेकिन इन्वेस्टर्स को कुछ चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी। नंबर 1, फेड इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या करता है। नंबर 2, सेंट्रल बैंक्स कितना गोल्ड खरीदते हैं। नंबर 3, जियोपॉलिटिकल टेंशंस में क्या चेंजेस आते हैं। और अगर फेड एग्रेसिवली रेट कट्स करता रहा या ग्लोबल टेंशंस बढ़ती हैं तो गोल्ड प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। अगर फेड रेट कट्स पॉज करता है या टेंशंस कम होती हैं तो गोल्ड का मोमेंटम स्लो हो सकता है। ये थी आज की आखिरी स्टोरी, बट आज का डेली ब्रीफ रैप करने से पहले चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, पीयूष गोयल ने ये रिसेंटली अनाउंस किया कि यूएई ने इंडिया में अपने 2018 के प्रॉमिस्ड 7.5 थाउजेंड करोड़ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट को 10,000 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ा दिया है और ये नया बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स पर फोकस करेगा। नेक्स्ट, हिताची एनर्जी अगले 5 इयर्स में 2000 करोड़ रुपीस इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है और उनका एम है ग्रीन पावर ट्रांसमिशन और स्मार्ट मोबिलिटी को सपोर्ट करने का, जो इंडिया के सस्टेनेबिलिटी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स के साथ अलाइन करेगा। थर्ड, सेबी का अप्रूवल मिलने के बाद भी हीरो मोटर्स ने अपने 900 करोड़ रुपीस का आईपीओ विड्रॉ कर लिया है। कंपनी ने विड्रॉल का रीजन डिस्क्लोज नहीं किया है, बट फंड्स इनिशियली डेट रिडक्शन और फैसिलिटी एक्सपेंशन के लिए यूज होने वाले थे। नंबर 4, सेबी ने एनएसडीएल के आईपीओ को अप्रूवल दे दिया है। अब मेजर बैंक्स इंडिया के लार्जेस्ट डिपॉजिटरी में अपने स्टेक्स रिड्यूस कर पाएंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।